नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव नागपाल ई पे लर्निंग ऐप में आपका स्वागत करता हूं। भारतीय इतिहास की आज की क्लास में हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित बातों का अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का किस तरह से भारत में विकास हुआ और किस तरह से इससे संबंधित विभिन्न तथ्य हैं जो भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने पहली स्लाइड रख रहा हूं जिसमें आपको दिख रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है वो 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व माना जाता है। और इसके आगे लिखा हुआ है C14 का मतलब है रेडियो कार्बन विधि के अनुसार। यानी हमें अगर प्राचीन भारत के इतिहास की अगर अध्ययन करना है तो उसके अध्ययन के लिए बहुत सारी विधियां हैं। तो उसमें सबसे जो ऑथेंटिक विधि है वो है रेडियो कार्बन विधि या C14 विधि। तो रेडियो कार्बन विधि या 114 विधि, C14 विधि के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो कार्य काल माना जाता है, इसका जो समय माना जाता है वो है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। इस बात को ध्यान रखें आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। इसका काल है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व C14 कार्बन विधि के अनुसार। अब देखिए आप, सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, तो इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं और इसको ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो आरंभिक उत्खनन है वो सिंधु नदी के आसपास हुआ था। इसीलिए इसे सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। आपको ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम किसने दिया? सर जॉन मार्शल ने। दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1921 में इस सभ्यता की खोज सर्वप्रथम दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा नगर से हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला नगर है वो था आपका हड़प्पा नगर। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला नगर है वो था हड़प्पा नगर। इस हड़प्पा नगर के कारण ही इसको सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि मनुष्य द्वारा इस समय औजारों के लिए जिस धातु का प्रयोग हुआ उसका नाम था तांबा। यानी इसे ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया? तांबा धातु का प्रयोग किया सिंधु घाटी सभ्यता में। एक बार पुनः मैं रिपीट कर देता हूं जो इसका जनरल इंट्रोडक्शन है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है वो 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व माना जाता है ऑथेंटिक रेडियो कार्बन विधि के द्वारा या C14 विधि के द्वारा। इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका उत्खनन सिंधु नदी के किनारे हुआ था, इस कारण इसे सन जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता कहा। इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसका जो पहला स्थल है हड़प्पा वो 1921 में दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया। यानी इसका जो प्रथम स्थल है उसका नाम हड़प्पा था और उसी के नाम पर इसे क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता को ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि मनुष्य ने यहाँ पे सबसे पहले किसका प्रयोग किया? तांबा धातु का प्रयोग किया। तो ये है आपका इसका जनरल इंट्रोडक्शन सिंधु सभ्यता का। देख लीजिए आप, फिर अपने नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये जो इस स्लाइड के अंदर सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल दिखाई दे रहे हैं, नक्शे के द्वारा दिखाया गया है। जो सिंधु सभ्यता का विस्तार था ना वो 3 देशों में मिलता है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और नक्शे में आपको दिख भी रहा है कि इस तरफ ये पाकिस्तान है और फिर इस तरफ ये भारत के स्थल आगे और इस पाकिस्तान से ऊपर अफगानिस्तान के स्थल हैं। अफगानिस्तान में 1 या 2 स्थल मिलते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 3 देशों में इसका विस्तार था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत। ज़्यादा स्थल है ना वो भारत में मिले हैं। भारत के जो स्थल हैं आप देख सकते हो, धोलावीरा, सुरकोटरा, लोथल, रंगपुर, उसके बाद इधर कालीबंगा, बनवाड़ी, रोपड़, आलमगीरपुर, ये सारे हैं। और पाकिस्तान के जो स्थान हैं आप देख सकते हो, सुत कांगेडोर और जुदीर जोदड़ो, मेही, मोन जोदड़ो, चहुंदड़ो, अमरकोट, अली मुराद, ये सारे के सारे आपके कहाँ हैं?
मिलते हैं पाकिस्तान में। तो इस नक्शे के द्वारा इस स्लाइड में दिखाया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार विश्व में कहां कहां था। तो 3 देशों में प्रमुख रूप से मिलता है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। फिर देखिए आप नेक्स्ट अगली जो अपनी स्लाइड है, इसका काल निर्धारण जो शुरू में आपको बता दिया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो ऑथेंटिक काल है वो तो माना जाता है अपना 2500 से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व, जो पहले वाली अपन स्लाइड में देख लिया था। ये बताया हुआ है कि कौन सा विद्वान किस तिथि को इसका काल निर्धारित करता है। तो सर जॉन मॉर्शल के अनुसार जो इसका काल है वो 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व है। अर्नेस्ट मैके नामक जो इतिहासकार हुए हैं उनके हिसाब से इसका जो काल है वो 2800 से 2500 ईस्वी पूर्व है। माधव स्वरूप वत्स के अनुसार 3500 से 2700 ईस्वी पूर्व। मार्टिमर व्हीलर के अनुसार 2500 से 1500 ईसा पूर्व और फेयर सर्विस के अनुसार 2000 से 1500 ईस्वी पूर्व। और सबसे जो प्रमाणिक है वो है ये रेडियो कार्बन, जिसे C14 भी कहते हैं। उस C14 के अनुसार इसका जो काल माना गया है वो 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व है, जिसमें इसमें लिख भी रखा है सर्वमान्य। आपको इसमें यही बात ध्यान रखनी है कि सिंधु सभ्यता का जो काल है वो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताया है, परंतु इसमें सबसे ऑथेंटिक है वो 2 ही मान सकते हैं अपने। एक तो सर जॉन मॉर्शल 3250 से 2750 ईस्वी, और एक रेडियो कार्बन विधि द्वारा जो सबसे प्रमाणिक है 2500 से 1750 ईस्वी। तो आप इसका काल नोट कर लेवें। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सर्वमान्य काल है वो 2500 से 1750 ईस्वी माना जाता है। फिर देखते हैं अपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो अगली स्लाइड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार बताया गया हमें कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल और उसका विस्तार कहां कहां था। एक ग्राफ के द्वारा इसको समझाने की कोशिश की गई है और इसका पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के स्थल भी बताए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार अगर अपने देखें तो पूर्व से पश्चिम तक जो इसकी चौड़ाई थी वो थी, पूर्व से पश्चिम तक इसकी चौड़ाई 1600 किलोमीटर मानी जाती है, जो अपने आप में ही महत्वपूर्ण थी, यानी ये बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी। और उत्तर से दक्षिण तक इसकी जो चौड़ाई मानी जाती है वो 1400 किमी मानी जाती है, वो भी काफी लंबा क्षेत्र हो जाता है। और अगर अपने स्थल देखें कि पूर्व का इसका प्रमुख स्थल कौन सा था, और ये परीक्षाओं में भी बहुत बार पूछता है कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, एक तरफ दिशाएं दे देगा और एक तरफ इन स्थलों को दे देगा और सुमेलित करवाने के लिए बोलेगा। तो पूर्व का जो इसका प्रमुख स्थल है वो था आलमगीरपुर, ये उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। ये हिंडन नदी के किनारे है। पश्चिम का जो इसका स्थल था वो था सुत कांगेडोर, ये आपका पाकिस्तान में है। ये दाश्क नदी है पाकिस्तान में, उसके किनारे है। उत्तर का जो स्थल है ये है अखनूर के निकट मांदा तक, इसको मांडा या मांदा भी कह देते हैं, एक ही बात है। यानी उत्तर का जो स्थल है वो मांडा है और ये जम्मू कश्मीर में आता है। दक्षिण का जो स्थल है वो है दाइमाबाद, या इसको दाइमा इस तरह से भी लिख देते हैं भाई। ये महाराष्ट्र में है और ये गोदावरी नदी के किनारे है। तो एक बार मैं पुनः आपको समझा देता हूं। जो सिंधु सभ्यता है उसका विस्तार अगर भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में देखें कि इसका विस्तार कहाँ था, तो पूर्व से पश्चिम तक इसकी जो चौड़ाई है वो 1600 किमी मानी गई है और उत्तर से दक्षिण तक जो इसकी चौड़ाई है वो 1400 किमी मानी गई है। पूर्व का जो स्थल है वो आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है, पश्चिम का जो स्थल है वो सुत कांगेडोर पाकिस्तान में है, दाश्क नदी के किनारे, और उत्तर का जो स्थल है वो मांडा, अखनूर और मांडा के बीच में है। मांडा या मांदा एक ही बात है। और ये मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है और ये चिनाब नदी के किनारे है। और जो दक्षिण का स्थल है ये आपका है दाइमाबाद या दैमाबाद, ये महाराष्ट्र में है और ये गोदावरी नदी के किनारे है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था वो काफी लंबा चौड़ा था और ये इसके जो प्रमुख स्थल थे वो काफी महत्वपूर्ण थे और इस पर पेपर में क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जाता है। तो आप इसको देख लें, फिर अपने नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। अगली जो स्लाइड है उसमें
बहुत महत्वपूर्ण बात सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताई गई है कि सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे और उत्खनित स्थल कौन से थे और वो कहाँ थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख उत्खनित स्थल जिनके बारे में अपने को जानकारी मिली है, वो जो स्थल हैं वो कब खोजे गए, किसने खोजे और वो वर्तमान में पाकिस्तान में है कि भारत में है कि अफगानिस्तान में है, उसके बारे में इस स्लाइड से हमें जानकारी मिलेगी। बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। देखिए इसमें अपने पहला देखते हैं, पहला जो स्थल है हड़प्पा। अपनों ने पहली स्लाइड में बात भी की थी कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इसका पहला खोजा गया स्थल है ना, वो हड़प्पा नगर माना जाता है। उसी के नाम से सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। देखिए जो पहला स्थल है हड़प्पा, उसकी जो उत्खनन का वर्ष है वो 1921 है। खोजकर्ता या उत्खननकर्ता थे, उत्खनन करने वाले, इनके बारे में जानकारी निकालने वाले वो थे दयाराम जी साहनी। और ये जो हड़प्पा स्थल है ये वर्तमान में पाकिस्तान में जो पंजाब अधिकृत क्षेत्र है उसके मोंटगोमरी जिले में मिलता है। देखिए जो पंजाब है ना, वो जब भारत संयुक्त था यानी कि विभाजन से पहले जो पंजाब था वो दो भाग हो गए। पंजाब के विभाजन के बाद एक भाग तो भारत में आ गया जिसको पूर्वी पंजाब कहा जाता है, और एक भाग जो पाकिस्तान में चला गया जिसको पश्चिमी पंजाब कहा जाता है। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि पंजाब ये भारत वाला तो नहीं है, ये वो पश्चिमी पंजाब है जो पाकिस्तान के अधिकृत क्षेत्र में आता है। तो जो हमारा पहला स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का वो है हड़प्पा। 1921 में इसको खोजा गया। खोजने वाला आदमी था दयाराम साहनी और ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। फिर देखिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्थल है अगला वो है मोहनजोदड़ो। इसकी जो खोज की थी वो 1922 में की थी। उत्खनन करने वाले आदमी थे राखलदास बनर्जी और ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में। इस पर पेपर में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि मोहनजोदड़ो का संबंध पाकिस्तान के किस जिले से है, तो इसका संबंध पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले से है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। तीसरा जो नगर है वो है सुतकांगेडोर। इसकी जो खोज की गई थी वो 1927 में की थी। खोज करने वाले या उत्खनन करने वाले जो उत्खनन करता थे वो थे R.L. स्टाइन। और ये जो है ना, ये सुतकांगेडोर ये भी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। अभी हमने पढ़ा भी था, दास्क नदी के किनारे है। अगला जो महत्वपूर्ण स्थल है वो है चहुंदड़ो। इसकी खोज की गई थी 1931 में। खोज करने वाला जो आदमी था वो था N.G. मजूमदार और ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अगला जो महत्वपूर्ण स्थल है रंगपुर। इसकी खोज की गई थी 1953 में। उत्खनन करने या खोज करने वाले आदमी का नाम है माधव स्वरूप वत्स और ये भारत के गुजरात राज्य में अहमदाबाद के पास स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है रंगपुर। फिर अगला स्थल है रोपड़। इसकी खोज भी 1953 में हुई। खोज करने वाले या उत्खनन करने वाले थे Y.D. शर्मा और ये भारत के पंजाब राज्य में स्थित है। अब ये भारत के पंजाब की बात कर रहा है, ऊपर पाकिस्तान के पंजाब की बात उसने की थी। फिर अगला महत्वपूर्ण स्थल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कालीबंगा। इसकी खोज भी 1953 में की। खोज करने वाले आदमी थे अमलानंद घोष और ये भारत के राजस्थान राज्य में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। फिर अगला जो महत्वपूर्ण स्थल है लोथल। इसकी खोज 1955 से 63 के बीच में की है। ये जो स्थल है 55 से 63 इसलिए दिया गया है क्योंकि 55 से लेकर 63 तक के बीच के वर्षों में इस पर उत्खनन कार्य चलता रहा और उत्खनन करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे S.R. राव और ये भारत के गुजरात राज्य में अहमदाबाद के पास स्थित है। लोथल बंदरगाह नगर कहा जाता था इसको। फिर अगला महत्वपूर्ण जो स्थल है वो है आलमगीरपुर। इसकी खोज की गई थी 1958 में और खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था यज्ञदत्त शर्मा। ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में मेरठ के पास स्थित है आलमगीरपुर। अभी अपनों ने पढ़ा भी था कि आलमगीरपुर है वो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पूर्व का स्थल माना जाता है। फिर अगला जो महत्वपूर्ण स्थान है वो है बनवाड़ी। इसकी खोज 1973 में की गई थी। खोज करने वाले का नाम है R.S. विष्ट और ये भारत के हरियाणा राज्य में हिसार के पास स्थित है। नेक्स्ट जो अगले जो
अगला जो महत्वपूर्ण स्थल है वो है धोलावीरा। इसकी खोज 1990-91 में की गई है। खोज करने वाले RS विष्ट थे और ये भारत के गुजरात राज्य में कच्छ का रण के पास स्थित है। धोलावीरा के बारे में एक बात महत्वपूर्ण है, याद रखना आप, ये भारत का कह लीजिए या सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे नवीनतम खोजा गया स्थल माना जाता है, यानी सबसे बाद में अगर बात करें, हालांकि अब भी कुछ एक स्थानों की खोज की है, वो इतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो महत्वपूर्ण स्थल है और नवीनतम स्थल माना जाता है वो माना जाता है धोलावीरा, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। तो ये थे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल जिनकी खोज की गई अलग अलग उत्खननकर्ताओं के द्वारा अलग अलग समय में। और इस स्लाइड में हमने इनकी वस्तु स्थिति देखी कि ये वास्तव में भारत में, पाकिस्तान में कहाँ पर स्थित है। तो ये प्रमुख स्थल थे सिंधु घाटी सभ्यता के, आप इनको देख लीजिए। फिर अपने अगली स्लाइड पर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने सबसे पहले हमने इसका विस्तार देखा, फिर हमने इसके नक्शे में देखा कि ये कहाँ कहाँ फैला हुआ था, फिर हमने इसका उत्तर दक्षिण विस्तार देखा और फिर हमने इसके प्रमुख उत्खनन कर्ता व उत्खनन स्थल देखे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लगातार हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अपने। अब ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के हमने जो स्थल देखे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के जो हमने पिछली स्लाइड में स्थल पढ़े, उसमें उनके जो स्थल हैं उनकी अब अपने डिटेल से बात देखते हैं कि कौन से स्थल में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें थी और किन किन बातों पर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है और क्या क्या बात हमारे लिए जाननी जरूरी है यदि हम सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला स्थल है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है वो है हड़प्पा नगर। और सिंधु सभ्यता को इसी हड़प्पा नगर के कारण हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता था। देखिए आपको चित्र में दिखाई भी दे रहा है कि जो इसकी स्थिति है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, जो पाकिस्तान में पंजाब स्थित रह गया, उसके मोंटगोमरी जिले में है और ये रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसकी जानकारी सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मैसन नामक व्यक्ति ने दी थी, अंग्रेज अधिकारी था, और इसका जो प्रथम सर्वेक्षण था वो 1921 में किया था दयाराम साहनी ने, और इसकी जो उत्खनन करता है वो भी थे दयाराम साहनी। साथ ही साथ दयाराम साहनी का जो सहयोग जिसने किया था उनका नाम है माधव स्वरूप वत्स, यानी दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने मिलके इसका उत्खनन किया था, परंतु नाम ज्यादातर दयाराम साहनी का आता है। यह इस स्थल से लगातार उत्खनन जो कार्य है वो 1923 से लगातार उत्खनन कार्य किया गया। अब यहाँ से हमें जो टीलों के अवशेष मिले हैं वो दो तरह के टीलों के अवशेष मिले हैं। एक वो टीला जो पूर्वी भाग में स्थित था जिसको पूर्वी टीला कहा जाता है और जिसको नगर टीला भी कहा जाता है, और एक वो टीला जिसको पश्चिमी टीला कहा जाता है, यानी जो पश्चिम भाग में स्थित था और जिसको दुर्ग टीला भी कहा जाता है। मतलब यही है कि ये ऊंची उठी हुई भूमि थी जिस पर रेत फैली हुई थी, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई भी दे रहा है। बड़े बड़े टीले थे और जो पूर्वी टीले थे उनको तो नगर के टीले कहा जाता था और जो पश्चिम में स्थित टीले थे उनको दुर्ग के टीले कहा जाता था। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि विशाल अन्नागारा का अवशेष मिला है जो कि 2745 वर्ग मीटर के बराबर माना जाता है। हड़प्पा के दक्षिण भाग में कब्रिस्तान में R37 आकार की कब्र के अवशेष मिले हैं। यह भी महत्वपूर्ण बात है कि R37 नाम का जो कब्रिस्तान है वो कहाँ पे मिला है, तो हड़प्पा नगर में मिला है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। विशाल अन्नागार कहाँ मिला है? अन्नागार को कोठी भी कहते थे और अन्नागार का मतलब था अन्न का संचय करने वाला बहुत बड़ा स्टोर रूम, अन्न का संचय करने वाला बहुत बड़ा स्टोर रूम, जिसको कि विशाल अन्नागार कहा गया। तो ये था अपना सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम नगर जिसको हड़प्पा नगर कहा जाता था। इसकी प्रमुख जानकारी है कि इसकी स्थिति क्या थी और यहाँ पे जो टीले थे उनको क्या कहा जाता था, और यहाँ से जो मेन बात मिली है वो ये है। अब हम देखेंगे कि इस हड़प्पा नगर में और कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं या चीजें हैं जो हमें मिली हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अपने। हड़प्पा नगर से जो महत्वपूर्ण अवशेष हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अवशेष हैं, यहाँ पे अवशेषों की लिस्ट है और यहाँ पे आपको चित्रों के द्वारा भी ये दिखाने की कोशिश की गई है। आप देखिए, पहला तो वही है R34 और R37 आकार का कब्रिस्तान, यानी कब्रिस्तानों के ऊपर नंबर लगाया हुआ था R34 और R37।
दूसरी महत्वपूर्ण है कि कांसे की धातु का बना हुआ दर्पण है। फिर पीतल की एक इक्का गाड़ी बनी हुई थी पीतल की, और विशाल स्नानागार मिले हैं यहाँ पे, लेकिन उतने विशाल नहीं है जितने मोहनजोदड़ो में मिले हैं। यहाँ विशाल अन्नागार विशेष रूप से मिले हैं, जो हमने पीछे वाली स्लाइड में देख लिया। मैं पुनः बता देता हूँ, ये विशाल अन्नागार, ये ध्यान रखना है आपको। फिर नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण अवशेष है जो सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है, वो है महिला के गर्भ से निकलते पौधे के अंकन वाली मुहर। अगला जो महत्वपूर्ण अवशेष है वो बंदर का खिलौना, यानी बंदर की आकृति का खिलौना। फिर अगला जो इंपॉर्टेंट अवशेष है वो है तांबे से बना हुआ रथ। फिर नेक्स्ट जो अवशेष है वो है शंख का बना हुआ बैल। अगला जो इंपॉर्टेंट अवशेष है वो मछुआरा अंकित मुद्रा, यानी मुद्राएं मिली हैं जिस पर मछुआरे का चित्र अंकित है। और फिर खरगोश अंकित मोहर मिली है, यानी मोहरें मिली हैं जिस पर खरगोश का अंकन है। कुत्ते के मुख में खरगोश को दबाए हुए अंकित मुद्रा, उसका भी हमें वहां से मिली है हड़प्पा से। ईंटों का बना हुआ वृत्ताकार चबूतरा मिला है। सांप को मुख में दबाए गरुड़ की अंकित मुद्रा मिली है। गेहूं व जौं के दानों के अवशेष मिले हैं। मनुष्य के शव के साथ बकरे के अवशेष के अस्थि पिंजर के अवशेष भी मिले हैं। कुल मिला के आपको बात ये क्या कहना चाह रहा है कि आपको इन अवशेषों का ध्यान रखना है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है एक तो ये R34 और R37 कब्रिस्तान, विशाल अन्नागार, पीतल की इक्का गाड़ी, और उसके बाद आपको जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखनी है कि यहाँ से गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। बाकी जो मोहरे हैं वो अलग अलग की, चाहे मछुआरे वाली हो, चाहे खरगोश वाली हो, चाहे वो आपके कुत्ते के मुख में खरगोश को दबाए वाली मोहर हो, या मनुष्य के शव के साथ बकरे के अस्थि पंजर के अवशेष हों। ये भी छोटी छोटी बातें आपको जो ध्यान रखनी है। महत्वपूर्ण बात जो हड़प्पा नगर के बारे में सबसे महत्वपूर्ण है वो R34 और R37 आकार का कब्रिस्तान है, इक्का पीतल की इक्का गाड़ी है, और विशाल अन्नागार है। विशाल अन्नागार को आपने नहीं भूलना है। विशाल अन्नागार का मतलब है कि अन्न को, अनाज को सुरक्षित रखने के लिए हड़प्पावासी क्या है कि बड़े बड़े कमरों का निर्माण करते थे जो कि बहुत सुरक्षित होते थे, और जहां अन्न भंडार है सुरक्षित रहता था। इसको कोठी भी कहा जाता था, कोठी। इन विशाल अन्नागारों को क्या कहा जाता था? कोठी या कोठा। तो ये महत्वपूर्ण अवशेष हैं जो हमें हड़प्पा नगर से मिले हैं। एक बार पुनः मैं आपको बता दूं, हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख उत्खनन स्थलों के बारे में बात कर रहे हैं, और पहला उत्खनन स्थल हमने पढ़ा हड़प्पा, जो 1921 में मिला। और दूसरी स्लाइड में हमने देखा कि यहाँ पे इस हड़प्पा नामक जो स्थल है यहाँ पे क्या महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं, और इनमें भी 4-5 बातें आपको ध्यान रखनी है। R34 और R37 कब्रिस्तान, पीतल की इक्का गाड़ी, और जो मोहरे मिली हैं वो, और 4 नंबर पे विशाल अन्नागार, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और पशु और मनुष्य को साथ में दबाने के, साथ में दफनाने के जो अवशेष मिले हैं वो भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट जो नोट में लिखा हुआ है कि सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं, ये भी आपको ध्यान रखना कि सर्वाधिक अभिलेख लिखी हुई जो मोहरें हैं वो हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। लगभग इनकी संख्या 891 बताई जाती है। तो ये है आपका हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल हड़प्पा। फिर नेक्स्ट देखिए, अगला जो इंपॉर्टेंट अपना स्थल है उसका नाम है मोहनजोदड़ो। जोदड़ा नहीं है ये, मोहनजोदड़ो है। ये आपको दिखाई दे रहा है मोहनजोदड़ो का चित्र। दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है ये। इसकी अगर स्थिति की बात करें तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत लरकाना जिले में है। इस पर बहुत बार क्वेश्चन भी आया हुआ है, मैंने आपको पहले भी बताया था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मोहनजोदड़ो जो स्थल है वो पाकिस्तान के किस जिले में है? तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है, यानी प्रांत का मतलब राज्य है। पाकिस्तान के सिंध राज्य के लरकाना जिले में है, और ये सिंधु नदी के किनारे है। इसके जो खोजकर्ता थे वो भी राखलदास बनर्जी थे। 1922 में ही उन्होंने इसकी खोज की थी, और 1922 में ही उन्होंने यहाँ पे उत्खनन कार्य प्रारंभ कर दिया था। यहाँ आप ध्यान रखिए, खोजकर्ता का मतलब पता कब लगाया, और उत्खनन का मतलब खोदने लग गए, उसके बारे में और जानकारियां प्राप्त करने लग गए। नोट, हड़प्पा सभ्यता का सबसे सुंदर, सबसे बड़ा व सबसे विशाल नगर माना जाता है इसको। हड़प्पा सभ्यता का यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे सुंदर, सबसे बड़ा और सबसे विशाल नगर क्षेत्रफल व जनसंख्या में माना जाता है कौन सा? मोहनजोदड़ो।
सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल था जिसका 7 बार उत्थान और 7 बार पतन हुआ। इसका मतलब क्या है कि 7 बार तो इसके बारे में जानकारी मिली और 7 बार ही इसका दोबारा से इस पर उत्खनन कार्य हुआ। यानी क्या हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है जिसका 7 बार उत्थान और 7 बार पतन हुआ है, कि 7 बार इसके अवशेष दब गए थे और फिर दोबारा से फिर इसके बारे में 7 बार खोज की। यानी इसके बारे में खोज की गई और वो फिर अवशेष धूमिल हो गए, फिर पुनः से इसका उत्खनन फिर किया गया। तो आपको इस बार भी ध्यान रखना है इस बात का। ये जो मोहनजोदड़ो नगर है, ये मोहनजोदड़ो क्यों पड़ा? ये मोहनजोदड़ो जो शब्द है ये सिंधी भाषा के शब्द मुअन जो दड़ो से मिलके बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मुर्दों का टीला। और यहीं से पेपर में बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि इसके अन्य नाम क्या है। सिंध का बाग, माउंट ऑफ डेड, प्रेतों का टीला, सिंध का मरुस्थल, मृतकों का टीला, सिंध का नखलिस्तान और स्तूपों का शहर, इसे ही कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। यानी पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुर्दों का टीला सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है? तो मुर्दों का टीला सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो जो स्थल है उसे मुर्दों का टीला कहा जाता है। और ये जो है ना, सिंध का बाग, माउंट ऑफ डेड, प्रेतों का टीला, सिंध का मरुस्थल, मृतकों का टीला, सिंध का नखलिस्तान और स्तूपों का शहर, ये इसके अन्य नाम हैं। किसके? मोहनजोदड़ो के। तो दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो है मोहनजोदड़ो। ये तो थी इसकी स्थिति और सामान्य जानकारी। अब इसमें देखते हैं कि मोहनजोदड़ो में प्रमुख अवशेष कितने मिले हमें। मोहनजोदड़ो में प्रमुख अवशेष कौन कौन से मिले हैं वो देख लेते हैं अपने। इसकी बाद में बात करते हैं। पहले आप देखिए मोहनजोदड़ो के जो प्रमुख अवशेष हैं, वो पहला अवशेष विशाल अन्नागार, वही अनाज को सुरक्षित रखने की जो प्रमुख कमरा था, विशाल स्नानागार, महाविद्यालय का भवन, कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, गिल्ली मिट्टी पर सूती कपड़े के अवशेष, मापतोल का बाट मिले, हाथी का कपाल खंड मिला है, पशुपति शिव अंकित मुर्जा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें पता चलता है कि उनका जो इष्ट देव था वो पशुपति शिव था, यानी शिव के जैसा था, उसका नाम था पशुपति। 3 मुख वाला योगी की मुद्रा भी मिली है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और पुरोहित आवास, यानी पुरोहित एक जाति थी उसका आवास, और सीप की बनी हुई पटरी मिली है। तो ये प्रमुख अवशेष मिले हैं कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। सबसे महत्वपूर्ण कौन से हैं? विशाल अन्नागार, और सबसे महत्वपूर्ण है विशाल स्नानागार। स्नानागार का मतलब है उनका नहाने का स्थल जिसमें वो स्नान करते थे, जो कि बहुत बड़ा था। और उसके बाद कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पशुपति शिव अंकित मुद्रा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें पता चलता है कि उनके जो इष्ट देव थे वो पशुपति शिव थे, यानी शिव की तरह दिखने वाले पशुपति थे। और अगला जो महत्वपूर्ण है 3 मुख वाले योगी की मुद्रा, ये 3 मुख वाला योगी भी पशुपति शिव का ही प्रतीक माना गया है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है वो सीप की बनी हुई पटरी है। तो ये प्रमुख अवशेष थे जो कि मोहनजोदड़ो में मिले हैं। मोहनजोदड़ो के कंकालों से मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं तथा कब्रिस्तान के साक्ष्य यहाँ से नहीं मिले हैं। यानी यहाँ पे जो कंकाल मिले हैं उन कंकालों का अगर अध्ययन किया जाए तो ऐसा लगता था कि जैसे उनको मलेरिया रोग हुआ है। फिर जो ऊपर वाली जो बात है स्लाइड के ऊपर में लिखा हुआ है कि प्रसिद्ध इतिहासकार स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक विशाल साम्राज्य के 2 जुड़वा राजधानी बनाया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान रखना कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों को क्या कहा जाता है? एक जुड़वा राजधानी बताया गया है विशाल साम्राज्य की। और बताने वाले कौन थे? स्टुअर्ट पिगट, यानी दोनों एक जैसे थे, ये दोनों एक जैसे थे। तो आप इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए आप इसको, फिर अपने आगे बात करते हैं। ये है सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरे स्थल मोहनजोदड़ो और उसके प्रमुख अवशेष। ये स्लाइड नोट कर ली होगी आपने। फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं जो पहले देख ली अपने स्टाइल। नेक्स्ट जो अगला महत्वपूर्ण स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा महत्वपूर्ण स्थल, पहला पढ़ा हमने हड़प्पा नगर, दूसरा मोहनजोदड़ो और तीसरा है चहुंदड़ो। इसकी स्थिति देखते हैं अपने। चहुंदड़ो की स्थिति कहाँ है?
चूंदड़ों की स्थिति की बात करें तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ये पाकिस्तान स्थित सिंध प्रांत में है, सिंधु नदी के किनारे है। और इसके जो खोजकर्ता माने जाते हैं वो इसके खोजकर्ता यानी सबसे पहले इस स्थल की जो जानकारी दी थी वो थे NG मजूमदार, नन्ही गोपाल मजूमदार। 1931 में इन्होंने इसकी खोज की थी। और इसके जो उत्खनन करता है यानी इस पर जो खुदाई कार्य है वो 1935 में प्रारंभ हुआ था और करने वाले थे अर्नेस्ट मैके। तो ये था अपना तीसरा महत्वपूर्ण स्थल चौंदड़ो। ये तो इसकी स्थिति थी। अब यहाँ पे जो चौंदड़ो में प्रमुख जो अवशेष मिले हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण यही है मनके बनाने का कारखाना। ये सबसे महत्वपूर्ण स्थल था और इसका जो महत्वपूर्ण अवशेष है वो मणके बनाने के कारखाने मिले हैं यहाँ पर चौंदड़ो में। बिल्ली के पीछे भागते हुए कुत्ते के अंकन वाली मोहर, ये भी महत्वपूर्ण अवशेष है। हाथी के खिलौने मिले हैं यानी खिलौनों में हाथी के चित्र थे और गुड़िया बनाने का कारखाना भी मिला है। नेक्स्ट, शाही की दवात मिली है जिससे हमें ये पता चलता है कि उनको लिखने का भी शौक था या लिखने का भी ज्ञान था सिंधु सभ्यता के चौंदड़ो के लोगों को। बैलगाड़ी व इक्का गाड़ी के अवशेष मिले हैं। 4 पहिए वाली कांसे की गाड़ी के भी अवशेष मिले हैं। 3 घड़ियाल व 2 मछली अंकित मुद्राएं मिली हैं यानी मुद्राएं मिली हैं जिन पर एक मुद्रा पर तो 3 घड़ियाल अंकित हैं और एक मुद्रा पर 2 मछलियां अंकित है। लिपस्टिक व श्रृंगार पेटिका मिली है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इस लिपस्टिक और श्रृंगार पेटिका से हमें ये जानकारी मिलती है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे या सिंधु घाटी सभ्यता की जो स्त्रियां थी उनको सजने संवरने का भी शौक था यानी उस समय भी फैशन का बोलबाला था। इससे पता चलता है किससे, लिपस्टिक व श्रृंगार पेटिका से। और श्रृंगार पेटिका में काजल और कंगा वगैरह जो श्रृंगार के साधन होते हैं वो मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो तीसरा महत्वपूर्ण स्थल है चौंदड़ो, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे है। खोज की थी NG मजूमदार ने और इसका उत्खनन किया था अर्नेस्ट मैके ने 1935 में। प्रमुख जो अवशेष हैं उनमें आपको 3-4 बातों का ध्यान रखना है। मणके बनाने वाले कारखाने बहुत इंपॉर्टेंट है। शाही की दीवार जिससे ये पता चलता है कि उनको लिखने का ज्ञान था। बैलगाड़ी, इक्का गाड़ी और कांसे की गाड़ी और लिपस्टिक व श्रृंगार पेटिका जिससे पता चलता है कि ये वहाँ की जो स्त्री हैं वो भी, उनमें भी फैशन का बोलबाला था। फिर महत्वपूर्ण सबसे बात यह है कि इस स्थल को सिंधु घाटी सभ्यता की उद्योग नगरी भी कहा जाता है। किसको? चौंदड़ो को। अगर आपसे पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल था जो उद्योग नगरी था, अर्थात यहाँ बहुत ज्यादा उद्योग धंधे विकसित थे। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र शहर था जहां दुर्ग के अवशेष प्राप्त नहीं हुए यानी यहाँ पर किसी तरह के कोई किले के अवशेष प्राप्त नहीं हुए, परंतु एकमात्र पूरा स्थल यहाँ से वक्राकार ईंटें और एल आकार की ईंटें मिली हैं यानी यहाँ से टेढ़ी मेढ़ी ईंटें और एल आकार की ईंटें मिली हैं। इस तरह से ईंटों का स्वरूप होता था वक्राकार और इस तरह से एल आकार की ईंटें मिली हैं। तो ये था आपका तीसरा महत्वपूर्ण स्थल चौंदड़ो। देख लीजिए आप इस स्लाइड को, फिर अपने नेक्स्ट अगले स्थल की तरफ देखते हैं। पहला स्थल हमने देखा, सबसे पहला स्थल देखा हड़प्पा नगर, दूसरा मोहनजोदड़ो और तीसरा है चौंदड़ो। नेक्स्ट जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है वो है, ये तो इसका काल निर्धारण आ गया। अगला जो महत्वपूर्ण स्थल है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कालीबंगा। ये कालीबंगा, इसकी स्थिति देखें तो ये कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है और ये सरस्वती या जिसे अब वर्तमान में घग्गर नदी कहा जाता है, जिसका प्राचीन नाम सरस्वती नदी था, उस नदी के किनारे है। इसके जो खोजकर्ता थे यानी इस स्थल के बारे में जानकारी सबसे पहले अमलानंद घोष ने दी थी 1951-52 में और इसका जो उत्खनन का कार्य है वो बीबी लाल और BK थापर के निर्देशन में शुरू हुआ 1961-62 में। जो कालीबंगा शब्द है, कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है काली चूड़ियाँ। बहुत महत्वपूर्ण स्थल है ये कालीबंगा, सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है।
इसके बारे में जो सामान्य जानकारी है वो ये है, सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां से सिंधु सभ्यता व पूर्व सिंधु सभ्यता के भी अवशेष मिले हैं। यानी सिंधु सभ्यता से पहले कौन सी सभ्यता थी उसकी भी जानकारी अगर अपने को किसी स्थल से मिलती है तो वो है आपका कालीबंगा। फिर 6 छिद्र वाली बच्चे की खोपड़ी के अवशेष मिले हैं जो हमें ये बताती है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को शल्य चिकित्सा की जानकारी थी। और इतना ही नहीं, विश्व में इस तरह की जानकारी होने वाला ये पहली सभ्यता मानी जाती है। यानी कालीबंगा से जो 6 छिद्र वाली खोपड़ी मिली है उससे ये पता चलता है कि वहां पे सर्जन थे जो सर्जरी का काम करते थे, शल्य चिकित्सा का काम करते थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार, इतिहासकार हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा जी, कालीबंगा सभ्यता को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। इसको कालीबंगा सभ्यता को इसकी तीसरी, पहली राजधानी हड़प्पा, दूसरी मोहनजोदड़ो, और जो तीसरी राजधानी है वो कालीबंगा को कहा गया है। कालीबंगा से प्राप्त मकान कच्ची ईंटों से बने हुए हैं, इसलिए कालीबंगा को दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। चूंकि यहाँ के जो लोगों के मकान थे वो कच्ची ईंटों से बने हुए थे, इसलिए इसको दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। तो ये थी इसकी सामान्य जानकारी कि ये कहाँ इसकी अवस्थिति है, और इसको विश्व की शल्य चिकित्सा की जानकारी इसी कालीबंगा से मिलती है अपने को। 6 छिद्र वाली को खोपड़ी मिली है उससे, और इसको तीसरी राजधानी कहा गया है। पहली हड़प्पा, दूसरी मोहनजोदड़ो और तीसरी कालीबंगा। और यहाँ से जो कच्ची मिट्टी मिली है उससे पता चलता है कि ये यहाँ के लोग गरीब थे, इसलिए इसे दीनहीन बस्ती भी कहा गया। नेक्स्ट जो इसके अवशेषों वाली स्लाइड है, हम इसके अवशेषों के बारे में अध्ययन करते हैं। कालीबंगा में जो जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, देखिए आप, कालीबंगा में जो मिलने वाले अवशेष हैं वो है जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं यहाँ पे कालीबंगा में, अग्निकुंडों के प्रमाण मिले हैं, अलंकृत फर्श मिला है। इसमें जो ये 2 बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, जुते हुए खेतों का प्रमाण और अग्निकुंड के प्रमाण। इसी तरह मेसोपोटामिया की बेलनाकार मुद्राएं, युग्मित समाधियां, इसका भी ध्यान रखना है आपको। लकड़ी की बनी हुई नालियां, कपड़े में लपेटा हुआ उस्तरा, इसका भी ध्यान रखना है। सामूहिक तंदूर के अवशेष मिले हैं कि सामूहिक रूप से कार्यक्रम होते थे, तंदूर जिस पे रोटियां लगाते हैं हम। भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य, इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, जो कि 2600 ईस्वी पूर्व के हैं। ताबीज मिला है, ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अंधविश्वासों में विश्वास करते थे। सरसों के एकमात्र प्रमाण मिले हैं, दोहरी फसलों का प्रमाण मिला है, और यहाँ पर कुल 37 कब्रें मिली हैं, यानी यहाँ पे कब्रिस्तान भी थे, इसके भी प्रमाण मिले, और कुएं के भी प्रमाण। तो मोटे रूप से आपको देखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालीबंगा नगर है, हमने देखा था, उस कालीबंगा नगर में क्या क्या अवशेष मिले हैं। जुते हुए खेतों के प्रमाण, खेती का प्रमाण मिला है, अग्निकुंडों के प्रमाण, युग्मित समाधियां, उस्तरे के प्रमाण और तंदूर के प्रमाण, भूकंप के प्रमाण, ताबीज के प्रमाण, सरसों के प्रमाण, दोहरी फसलों की जानकारी और 37 कब्रों की जानकारी मिली है, और कुएं के प्रमाण। तो यह सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर था कालीबंगा, उसमें मिलने वाले अवशेष। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपने अगला जो नगर है वो है लोथल। ये जो लोथल नामक स्थान है आपको दिख ही रहा है, ये समुद्र के किनारे था, ये गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे है। खोजकर्ता इसके रंगनाथ राव थे, और उत्खनन करता भी रंगनाथ राव थे। भाई RN राव बोलते हैं इनको, RN राव शॉर्ट में। लोथल का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो लोथ, गुजराती भाषा से लिया गया है। लोथ नामक शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मुर्दों का नगर, अर्थात मृत। इसलिए लोथल को भी मुर्दों का नगर भी कहा जाता है। यानी जो मोहनजोदड़ था उसको भी मृतकों का टीला कहा जाता था, और इसको भी मुर्दों का टीला या मृतकों का नगर कहा जाता था। इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। इसे प्राचीन काल का सबसे बड़ा आश्चर्य कहा है। मार्शल ने ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि किसे मार्शल ने प्राचीन काल का आश्चर्य माना है। इतिहासकार है जो अंग्रेजी, तो लोथल को प्राचीन काल का सबसे बड़ा आश्चर्य माना है। मोहनजोदड़ो के बाद लोथल को भी मुर्दों का जीवित शहर या मुर्दों का टीला कहा जाता है। इसके बारे में अभी बात कर ली। यहाँ से प्राप्त मकानों के दरवाजे पिछली गली की ओर ना खुलकर मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो ये तो है लोथल के बारे में सामान्य जानकारी। लोथल में बंदरगाह के अवशेष मिले। बंदरगाह नगर था, आपको दिख रहे हैं यहाँ पे जहाज खड़े हुए। अब देखिए लोथल के बारे में अवशेषों की बात करें तो लोथल में कौन कौन से अवशेष मिले हैं। बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं, अभी बात की हमने। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही पूछा जाता है पेपर में कि बंदरगाह के या डॉक यार्ड के प्रमाण कहाँ मिले हैं।
पक्की ईंटों से बना हुआ डॉक यार्ड एक ही बात है, मनके बनाने का कारखाना, हाथी दांत का पैमाना, आटा पीसने की हाथ चक्की, विश्व में सिंधु सभ्यता एकमात्र उदाहरण है जहां पे क्या है कि आटा पीसने की हाथ चक्की के उदाहरण मिले हैं। फिर मिट्टी की मम्मी का मॉडल, अनोखी खबर, महिला पुरुष को एक साथ दफनाया जाता था। यहाँ के शवों की क्या महत्वपूर्ण बात थी कि महिला और पुरुष के जो शव को था एक साथ कब्रिस्तान में दफनाया जाता था। मृद भांड जो मिट्टी से बने हुए बर्तन है, मृद भांड यानी मिट्टी से बने हुए बर्तन, उन पर एक कौवा और एक लोमड़ी का चित्र बनाया गया है जिसे बीबी लाल ने पंचतंत्र के कहानी के पात्र बताया है। अब इन्होंने क्या कहा है कि इसको, ये इस पर बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर से मिलने वाले मृद भांडों से हमें पंचतंत्र की कहानी के पात्रों की याद आती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर है लोथल, वहां पाए जाने वाले जो मिट्टी के बर्तन है मृद भांड, उस पर जो कोए और लोमड़ी के जो चित्र हैं वो हमें किसकी याद दिलाते हैं? प्राचीन भारत में हुए पंचतंत्र की कहानी के पात्रों के बारे में जानकारी देते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट तथ्य है, आपको इसका ध्यान रखना है। फिर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो लोथल की है वो बंदरगाह के बाद है कि धान यानी चावल की भूसी मिली है। चावल के प्रथम साक्ष्य अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर से मिले हैं तो वो लोथल से मिले हैं। चावल के साथ साथ कहीं कहीं बाजरे के अवशेष भी सिंधु घाटी सभ्यता के इस लोथल स्थल से प्राप्त हुए। ईरान की मुद्रा भी मिली है, यानी जिस तरह की मुद्रा ईरान देश में चलती थी वैसी हमारे इस लोथल से भी मिली है। कपड़े पर रंगाई करने का कुंड, पशु बलि देने की चार दीवारी और कालीबंगा की बातें हवन कुंडों की श्रृंखला मिली है। तो आपको मोटी सी बात क्या ध्यान रखनी है इस लोथल के अवशेषों के बारे में, जिस पर पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है या आपसे सुमेलित करवाएगा, वो ये है कि एक तो यहाँ पर बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं, अर्थात यहाँ पर वो स्थान था जिसको डॉकयार्ड कहा जाता था, जहां पर आके समुद्री जहाज खड़े होते थे और ये पता चलता है कि यहाँ के लोग व्यापारिक गतिविधियों में शामिल रहते थे। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर विश्व में पहली बार आटा पीसने की हाथ चक्की मिली है, जो कि विश्व में सिंधु सभ्यता का एकमात्र उदाहरण है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि महिला और पुरुषों को एक साथ दफनाया जाता था और यहाँ के मृद भांड है वो हमें पंचतंत्र की कहानियों के पात्रों की याद दिलाते हैं। फिर चावल की भूसी के भी अवशेष मिले हैं। ये दो बातें तो आप भूलना मत, बंदरगाह और चावल की भूसी के अवशेष। तो ये है भाई आपका लोथल के अवशेष, आप इसको देख लीजिए। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में अगली बात पे चलते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट नगर है वो लोथल के बाद वो है धोलावीरा। ये जो स्थान है ये गुजरात के कच्छ नामक स्थान में है। मानसर और मानर नदियों के बीच में फैला हुआ है ये। इसकी जो खोज थी वो जगपति जोशी ने की थी 67-68 में, और इसको जो उत्खनन करने वाले व्यक्ति थे वो थे रविंदर सिंह बिष्ट 90-91 में। ये सिंधु घाटी सभ्यता का नवीनतम खोजा गया स्थल माना जाता है, यानी ये सबसे लेटेस्ट स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता का मिले। आपको इसका चित्र दिखाई दे रहा है। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है सफेद कुआं। भारतीय क्षेत्र में सिंधु सभ्यता का सबसे विशाल नगर था। अगर भारतीय क्षेत्र पूछे क्षेत्रफल के हिसाब से, अगर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशाल क्षेत्र पूछा जाए भारत और पाकिस्तान क्षेत्र में, तो उत्तर आएगा मोहनजोदड़ो। और अगर सीधा इसका पूछा जाए तो इसका उत्तर आएगा, भारतीय क्षेत्र में पूछा जाए तो उत्तर आएगा धोलावीरा। विश्व के प्राचीन तथा सबसे बड़े स्टेडियम के अवशेष हैं। इस पर पेपर में बहुत क्वेश्चन पूछता है कि स्टेडियम के अवशेष या पुराने समय में भी लोग खेल खेलते थे, उसके अवशेष कहां से मिले हैं? वो कहां से मिले? अभी धोलावीरा से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे लंबा 17 अक्षरों वाला लेख और साइन बोर्ड भी मिला है, सूचना पट यानी ब्लैक बोर्ड मिला है, जिससे यह भी पता चलता है कि यहाँ रहने वाले लोगों को लिखने पढ़ने का शौक था और उनका इसका लिखने का ज्ञान भी था। धोलावीरा के 3 भाग मिलते हैं, ऊपरी नगर जिसे दुर्ग कहा जाता था, मध्यम नगर जिसे टीला कहा जाता था, और निचला नगर किले के नीचे का भाग था। तो ये थी धोलावीरा की सामान्य जानकारी। अब हम नेक्स्ट अगली स्लाइड में देखते हैं। अगली स्लाइड में जो है वो अन्य स्थान है। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य स्थल कौन से हैं जो कि हमें उत्खनन में हमने खोजे हैं और वहां पर क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें मिली है। अन्य स्थानों में अगला स्थान है बनवाली। ये हरियाणा में है, हिसार फतेहाबाद के बीच में, सरस्वती नदी के पास था ये स्थल। खोजने वाले रविंदर सिंह जी बिष्ट थे 1973-74 में, और उत्खनन करता भी कौन थे? रविंदर सिंह जी बिष्ट 1992। यानी बनवाली के बारे में आपको यही ध्यान रखना है कि ये हरियाणा में
फतेहाबाद और हिसार के बीच का जो स्थल है वहां पे मिले हैं इसके अवशेष। यहाँ पर जो अवशेष मिले हैं बनवाड़ी में, सरसों, जौ और चावल की भूसी, तांबे के बाण मिले हैं, मातृ देवी की लघु मिट्टी की मूर्ति, मिट्टी का बना हल्का खिलौना जिससे पता चलता है ये खेती कार्य करते थे, सोने की परत चढ़े मणके। बनवाड़ी सभ्यता को समृद्धों का शहर कहा जाता था भाई, ये ध्यान रखना आप। जल निकासी प्रणाली का अभाव था, यहाँ पे कोई नालियां नूलियां नहीं मिली हैं और कई मकानों से अग्नि वेदिकाओं की श्रृंखलाएं मिली हैं। तो ये था आपका बनवाड़ी। नेक्स्ट देखिए अन्य जो महत्वपूर्ण स्थल हैं बनवाड़ी के अलावा, अगला जो महत्वपूर्ण स्थल है वो है रंगपुर। ये रंगपुर कहाँ है? ये अहमदाबाद गुजरात में है, भादरा नदी के किनारे है। इसकी खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे? माधव स्वरूप जी वत्स। 1931 से 34 वर्ष की अवधि में इन्होंने इसकी खोज की थी। यहाँ से सिंधु सभ्यता के उत्तरकालीन अवशेष मिले हैं, यानी खत्म हुई सिंधु सभ्यता के अवशेष वाला आपसे स्थल पूछा जाए तो आप क्या उत्तर दोगे? रंगपुर। खत्म होती सिंधु सभ्यता के अवशेष वाला स्थल कौन सा था? रंगपुर। इस कारण रंगपुर व प्रभास पतन को सिंधु सभ्यता के पोरस पुत्र भी कहा जाता है। रंगपुर स्वतंत्रता के बाद खोजा गया सिंधु सभ्यता का पहला स्थल था, जबकि रोपड़ पंजाब दूसरा स्थल था। यह भी आप ध्यान रखना कि आजादी के बाद खोजा गया पहला स्थल हमारा कौन सा था? रंगपुर, और दूसरा था रोपड़। फिर नेक्स्ट जो अगला इंपॉर्टेंट स्थल है वो है कोट दीजी। ये पाकिस्तान में है, खैरपुर जिले में और सिंध प्रांत में है। इसकी खोज दुरिये नामक व्यक्ति ने की थी 1935 में, और इसका उत्खनन है वो 1955-57 में फजल अहमद खान ने किया था। तो ये था भाई सिंधु सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों में कोट दीजी। फिर नेक्स्ट देखिए अगला जो स्थल है वो है रोपड़। रंगपुर और कोट दीजी के बाद जो अगला महत्वपूर्ण स्थल है वो है रोपड़। ये इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। ये पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे है। खोज करता थे इसके बीबी लाल, 1950 में खोजा था, और उसके जो उत्खनन करता थे वो यज्ञदत्त शर्मा थे। 1955-56 में इसकी खोज उन्होंने की थी। यहाँ से मनुष्य के शव के साथ कुत्ते के शव के प्रमाण मिले हैं भी। कहाँ से? रोपड़ से। रोपड़ कहाँ था? पंजाब में। फिर नेक्स्ट मांडा। ये जम्मू कश्मीर की अखनूर तहसील का गांव है, यानी भारत में ये उत्तरी भारत का स्थल माना जाता है मांडा। चिनाब नदी के किनारे है। उत्खनन करता थे जगपति जोशी व मधुबाला। 1982 में इन्होंने खोज की थी, और सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है यही। इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात है अभी, मांडा जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट देखिए अगला जो स्थल है वो है, ये सिंपल स्थल है, आपको सिर्फ इनके स्थान याद रखने, ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में कुछ नहीं है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है। खोजकर्ता इसके यज्ञदत्त जी शर्मा थे। सैंधव सभ्यता का पूर्वी स्थल है। इसके बारे में यही इंपॉर्टेंट बात है कि ये पूर्व का स्थल है। यहाँ से रोटी बेलने की चौकी और कटोरे के बहुसंख्यक टुकड़े तथा कुछ बर्तनों पर मोर, त्रिभुज और गिलहरी आदि की चित्रकारी मिलती है। तो ये था भाई आपका सिंधु सभ्यता का आलमगीरपुर स्थान। नेक्स्ट अगर बात करें तो अगला स्थान है वो है दयमाबाद। ये दयमाबाद भी इसका दक्षिणी स्थल है, प्रवरा नदी के किनारे था, महाराष्ट्र के अहमदनगर में। और नेक्स्ट जो इसका अगला स्थल है वो है सुत कांगेडोर। कौन सा है? सुत कांगेडोर। ये पाकिस्तान में है, ईरान के निकट पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में दाश्क नदी के किनारे है। और इसकी जो खोज की थी वो ओरेल स्टाइन ने की थी 1931 में। यहाँ से ताम्र निर्मित यानी तांबे के वाणागर, ब्लेड के टुकड़े और मिट्टी की चूड़ियाँ मिली हैं भाई। कहाँ से? सुत कांगेडोर। सुत कांगेडोर कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। इसे हड़प्पा के व्यापार का चौराहा भी कहा जाता था, यानी यहाँ से व्यापार के लिए बहुत ज्यादा जहाज निकलते थे, इसलिए इसे हड़प्पा के व्यापार का। ये हड़प्पा और सिंधु अलग अलग शब्द आ रहे हैं ना, एक ही बात है। सिंधु सभ्यता का दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये थे भाई अन्य स्थल। नेक्स्ट देखिए अगर हम स्थलों के बाद जो सिंधु सभ्यता की अन्य इंपॉर्टेंट बात करें वो है सिंधु सभ्यता में नगरों का नियोजन कैसा था। तो सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना आप। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता को ग्रामीण सभ्यता कहा जाता है। इसमें जो नगर थे वो निश्चित योजना के आधार पर बसाए गए थे। इस समय के जो प्रमुख नगर थे हमने पढ़े भी पहले, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौंदड़ो, लोथल, बनवाली और कालीबंगा थे। ये व्यापारिक दृष्टि से प्रमुख नगर थे ये 6। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आप इसके नगर देखें तो सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो, फिर हड़प्पा, फिर गनेड़ीवाल, धोलावीरा और राखीगढ़ी को माना जाता है।
यहाँ की सड़कें उत्तर से दक्षिण की ओर तथा पूर्व से पश्चिम की दिशा में चलते हुए समकोण पर काटती थी और इस व्यवस्था को ग्रिड प्रणाली कहा जाता था। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि समकोण पर सड़कें काटती थी और इस तरह से ऐसे लगता था जैसे कि कोई ग्रिड या जाल बना हुआ है। तो इसकी जो ग्रिड प्रणाली यहाँ विकसित थी यहाँ की सड़कों के बारे में भी। ये इसका था नगर नियोजन सिंधु घाटी सभ्यता का। नेक्स्ट, अगर सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन की बात करें तो सिंधु सभ्यता में समाज और परिवार था वो मात्र सत्तात्मक था, यानी माता का स्थान बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था। 4 वर्ण निवास करते थे सिंधु घाटी सभ्यता में, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, और जिन्हें हम क्या कहते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण को विद्वान कहा जाता था, क्षत्रिय को योद्धा, वैश्य को व्यापारी और शूद्र को श्रमिक कहा जाता था। माता का स्थान पिता की तुलना में अधिक पूज्य था और इस सभ्यता के लोगों का जादू टोने और पुनर्जन्म में विश्वास था। हमने देखे हैं ताबीज वगैरह मिले हैं, जादू टोने, मंत्र वगैरह ऐसे चित्र मिले हैं जो हमें ये बताते हैं सिंधु सभ्यता के लोग जादू टोने में विश्वास करते थे। तो ये था इनका सामाजिक जीवन। खान पान की बात करें तो ये सर्वाहारी थे, यानी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही थे। इनका खान पान सरल था, मछली खाने का शौक रखते थे और मीठे पीने के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मीठे के लिए किसका प्रयोग करते थे? ये सिंधु सभ्यता के लोग शहद का प्रयोग करते थे मीठे के लिए। पहनावे की बात करें तो ये सूती और ऊनी, यानी गर्मी और सर्दी के दोनों वस्त्रों का प्रयोग करते थे और पुरुष और स्त्री दोनों को ही आभूषण पहनने का शौक था भाई। तो ये था सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन, खान पान और उनका पहनावा। फिर नेक्स्ट देखिए, अगर इनके मनोरंजन की बात करें तो ये मनोरंजन के लिए शिकार, जुआ और पशुओं की लड़ाई कराते थे और इन शतरंज भी इनके मनोरंजन का प्रमुख साधन था। यानी सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो इंडोर और आउटडोर दोनों तरह के खेल खेलते थे अपने मनोरंजन करने के लिए। इंडोर के जो खेल थे इनके वो उनमें शतरंज प्रमुख था और आउटडोर के खेलों में ये शिकार खेलते थे और पशुओं की लड़ाई वगैरह करवाते थे। आपसे पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये दोनों तरह के खेल खेलते थे या नहीं, तो ये दोनों तरह के खेल खेलते थे भी। अंतिम संस्कार इनका यहाँ 3 प्रकार से किया जाता था। पूर्ण शवदान, जिसमें शव को पूर्ण रूप से भूमि में दफनाते थे। इसके अंतर्गत शव को उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाया जाता था। आंशिक शवदान में शव को पशु पक्षियों के खिलाने के पश्चात बचे हुए भाग को भूमि में दफनाया जाता था भाई। कलश शवदान में क्या होता था? शव को पशु पक्षियों को खिलाने के पश्चात शव की बची हुई हड्डियों को कलश में डालकर भूमि में दफनाया जाता था। तो 3 तरह का यहाँ पे संस्कार किया जाता था, पूर्ण शवदान, आंशिक शवदान और कलश शवदान। तो ये था सिंधु सभ्यता के लोगों का मनोरंजन, अंतिम संस्कार। नेक्स्ट अगर बात करें राजनीतिक जीवन की तो सिंधु सभ्यता में जो समाज था वो पुरोहित, व्यापारी, श्रमिक और शिल्पियों में बंटा हुआ था। कुछ एक जगह तो ये कहा जाता है कि जो संपूर्ण प्रशासन था वो व्यापारी वर्ग के हाथ में था और कुछ इतिहासकार ये जैसे पिगट है ये मानते हैं कि पुरोहितों का शासन था यहाँ पर, यानी पंडितों का, जबकि इतिहासकार हंटर के अनुसार यहाँ पे राजतंत्र ने होकर जनता का शासन था। कुछ इतिहासकार यानी इनके राजतंत्र या प्रशासन के बारे में समस्त विद्वानों में विभेद मिलता है, अलग अलग बात मिलती है। और अगर इसमें कॉमन बात करें तो कॉमन बात के रूप में यही है कि जो प्रशासन था उसकी बागडोर व्यापारियों के हाथ में होती थी। आर्थिक जीवन की बात करें तो प्रमुख व्यवसाय इनका कृषि था। फसलों को काटने के लिए पत्थर के हंसिए का प्रयोग किया जाता था, जिसको दराती बोलते हैं हम। यहाँ के लोग चावल, कपास, गेहूं, जौ, मटर, राई, तिल, तरबूज, खजूर आदि लगभग फसलों की बुआई करते थे। सर्वप्रथम यहाँ से अब पेपर में प्रश्न बनता है, विश्व में सर्वप्रथम कपास की बुआई सिंधु सभ्यता में हुई और इसे यूनानियों ने कपास को क्या कहा? सिंडन। तो पेपर में क्वेश्चन यही आया हुआ है कि सिंधु सभ्यता में जो कपास की फसल थी उसे यूनानी या ईरानी क्या कहते थे? तो उसे क्या कहते थे? सिंडन कहकर पुकारते थे। विश्व में कृषि का पहला साक्ष्य भी कहाँ पे मिलता है? सिंधु सभ्यता के स्थल बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में मिलता है। जुते हुए खेतों का साक्ष्य भी कालीबंगा से प्राप्त होता है। नहरों की सर्वप्रथम जानकारी शोरतगुई जो अफगानिस्तान स्थान है इसका सिंधु सभ्यता का, वहां से मिलती है अभी। सरस्वती जहाँ नदी बहती थी वह लुप्त होगी और वह क्षेत्र विंशन कहलाता है और सरस्वती नदी की जगह अब जो नदी बहती है उसका नाम घग्गर नदी है। तो यह था सिंधु सभ्यता के लोगों का राजनीतिक और आर्थिक जीवन।
फिर नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम सिंधु सभ्यता के लोगों का पशुपालन कैसा था। दूसरा प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। लोग कुब्बड़वाड़ा बैल, बकरी, सूअर, हाथी, भेड़ आदि जानवरों को पालते थे। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस से के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं। सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, परंतु सुरकोटड़ा गुजरात में घोड़े के अस्थि पिंजर, अब यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है भाई, सुरकोटड़ा गुजरात से घोड़े के अस्थि पिंजर, लोथल से घोड़े की टेराकोटा की मणिमूर्ति, मृण मूर्ति यानी उसकी मूर्ति मिली है, और बलूचिस्तान स्थित राणा गुंडई से घोड़े के दांत मिले। यानी एक जगह तो ये कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन घोड़े के अवशेष मिले हैं, घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं और घोड़े की जो मूर्तियां मिली हैं, जिससे हमें पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों को भी घोड़े का ज्ञान था। मोहरों की बात करें तो सिंधु सभ्यता के लोग सैलखड़ी की बनी हुई थी इनकी मोहरें, जिसमें सर्वाधिक मोहरें वर्गाकार थी। मोहरों पर सर्वाधिक अंकित जो चित्र थे वो थे एक अंकित जो पशु चित्र थे वो थे एक श्रृंगी बैल और देवी देवताओं के चित्र। लोथल से बटन के आकार की मुद्राएं भी प्राप्त हुई है। लिपि की बात करें तो इनकी लिपि को बुस्ट्रोफियन लिपि या गोमूत्रिका लिपि कहा जाता है। यह लिपि दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखी जाती थी, यानी दाएं से बाएं इस तरफ से, पहले इधर फिर इधर फिर इधर, इस तरह से ये सिंधु लिपि थी भाई। इस कारण इसे सर्पिलाकार लिपि भी कहा जाता है, एक सर्प जैसी बन जाती है। भाव चित्रात्मक लिपि थी और इसमें कई सारे चित्र अक्षर होते थे, जिसकी सहायता से जो लिपि लिखने वाला था, जो अपनी बात कहने वाला था, वो कई भावों से भी इसको कह देता था। सिंधु सभ्यता में अगर चित्रों की इसके बात करें तो इनके जो 64 मूल चिन्ह हैं और 250 से 400 तक चित्राक्षर है। सर्वाधिक चित्र अंग्रेजी के यू अक्षर के हैं और जीवों में सर्वाधिक चित्र मछली के प्राप्त हुए हैं भाई। इस सभ्यता को आध्यात्मिक काल में रखा गया क्योंकि आज तक इसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु सभ्यता की लिपि का सर्वप्रथम लेख 1853 में प्राप्त हुआ। 1923 तक यह लिपि तो पूर्ण रूप में प्रकाश में आई भाई। तो ये थी सिंधु सभ्यता की लिपि। धार्मिक जीवन की बात करें कि कौन कौन से देवी देवताओं को मानते थे सिंधु सभ्यता के लोग, तो सैंधव स्थल से मंदिर या देवालय की जानकारी तो नहीं मिली है, लेकिन सैंधव समाज में मातृ देवी की उपासना की प्रचलित थी। यानी ये मातृ देवी जो इनका समाज था वो मातृ सत्तात्मक था और मातृ देवी को ही अपनी ये प्रमुख देवी मानते थे भी। इनका जो प्रमुख देवता था सिंधु सभ्यता के लोगों का, वो था पशुपति शिव। यानी ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सिंधु सभ्यता में जो पशुपति की मूर्ति मिली है वो वर्तमान में किस देवता से मेल खाती है, तो वर्तमान के शिव भगवान है अपने, उससे मेल खाती है पशुपति जी की मूर्ति। वृक्ष पूजा प्रचलित थी। पीपल, नीम, खजूर और शीशम आदि की पूजा की जाती थी। पशु पूजा भी की जाती थी। सबसे जो पवित्र वृक्ष था वो पीपल का वृक्ष माना जाता था और सबसे पवित्र और पूजनीय जो पशु माना जाता था वो एक सींग वाला बैल माना जाता था भाई। एक सींग वाला बैल माना जाता था। इसके अलावा भैंस, हाथी और बाघ की भी पूजा की जाती थी। तो आप ध्यान रखें कि सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख देवता था वो पशुपति शिव था और मातृ देवी की पूजा करते थे और इन्होंने वृक्ष पूजा को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया और पीपल के वृक्ष की ये पूजा करते थे। और जो पशुओं में अगर देवता पशु की बात करें जिसकी पूजा करते थे तो वो पशु था एक सींग वाला बैल। तो ये था सिंधु सभ्यता का धार्मिक जीवन। फिर नेक्स्ट देखिए आप, सर जॉन मार्शल ने इस एक सींग वाले बैल को शिव का नंदी बैल की उपमा दी है भाई। और इनका जो प्रमुख पक्षी था वो था बत्तख था भाई। सिंधु सभ्यता में आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं की बात करें कि सिंधु सभ्यता के लोग किन प्रमुख वस्तुओं को मंगाते थे दूसरे क्षेत्रों से, तो अगर उनकी अपने बात करें तो इनमें से कई चीजें हैं वो जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है और उसको नोट भी करना है अच्छे से। ये जो है ना, टिन मंगाते थे मध्य एशिया और यूरान से, तांबा मंगाते थे खेतड़ी और झुंझुनू से। अब ये खेतड़ी झुंझुनू चूंकि राजस्थान में इसलिए अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चांदी मंगाते थे अफगानिस्तान से, सोना मंगाते थे ये कर्नाटक, कश्मीर और ईरान से, नीलमणि मंगाते थे महाराष्ट्र से, सेल खड़ी की मिट्टी जिससे मूर्ति बनाते थे ये बलूचिस्तान से, फिरोजा मंगाते थे ईरान से, सोने के मणके मंगाते थे ये लोथल से, शिलाजीत मंगाते थे कश्मीर से, गोमेद मंगाते थे गुजरात से, शंख और कोड़िया मंगाते थे दक्षिण भारत से और हरितमणि मंगाते थे मध्य एशिया से। तो जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो विभिन्न दूसरे देशों से के साथ व्यापार करते थे और वहाँ से कई तरह की ये चीज़ें भी मंगाते थे। तो ये थी सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं। फिर नेक्स्ट अंतिम स्लाइड में हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। तो सिंधु सभ्यता के पतन के
के कारणों में भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ एक विद्वान तो ये मानते हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन है वो सामान्य प्रक्रिया थी, लेकिन कुछ एक विद्वानों ने इनके मत दिए हैं कि किस लिए इनका पतन हुआ। तो इनमें जो पहला पुरातत्वविद या विद्वान है वो क्या है, कौन से हैं, गार्डन चाइल्ड व व्हीलर। गार्डन चाइल्ड व व्हीलर के अनुसार सिंधु सभ्यता के काल में आर्यों ने आक्रमण कर दिया, एक नई जाति आ गई और इस मत को ही क्या माना जाता है, सर्वाधिक सर्वमान्य मत माना जाता है कि सिंधु सभ्यता खत्म इसलिए होगी, उनकी जगह एक अन्य नई जाति भारत में आ गई जिसका नाम था आर्य। दूसरे जो विद्वान हैं जो इसका कारण मानते हैं, सर जॉन मार्शल, उन्होंने कहा कि उस समय बाढ़ आ गई थी, बाढ़ के कारण सिंधु सभ्यता नष्ट हो गई। अमलानंद जी घोष ये कहते हैं कि जलवायु का परिवर्तन हो गया था, मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया, आंधी तूफान आ गया, इसलिए ये लोग मरमरा गए। और KUR कैनेडी के अनुसार इनके बीच में संक्रामक रोग फैल गया था, इसलिए सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। माधव स्वरूप जी वत्स के अनुसार नदियों का मार्ग परिवर्तन हो गया था, यानी सिंधु सभ्यता में जो नदियां बहती थी वो मार्ग उनका बदल गया था और पानी की कमी होने के कारण क्या है कि सिंधु सभ्यता क्या हो गया, विनाश हो गया। तो ये थे सिंधु सभ्यता के पतन के कारण। आपको सबसे सर्वमान्य कारण याद रखना है और वो है आर्यों का, यानी एक नई जाति ने सिंधु जाति के लोगों पर आक्रमण कर दिया और उसको ध्वस्त कर दिया और भारत में फिर एक नई सभ्यता जिसको वैदिक सभ्यता कहते हैं उसकी शुरुआत की। तो ये थी भाई आपके सिंधु सभ्यता की विस्तृत जानकारी। सिंधु सभ्यता के बारे में हमने लगभग प्रमुख तथ्य पढ़े कि सिंधु घाटी सभ्यता कहां से शुरू हुई। मैं आपको एक बार इसका रिकैप दिखा देता हूं। देखिए, हमने पढ़ा कि सिंधु सभ्यता कहां से शुरू हुई और इसको सिंधु सभ्यता के अलावा कौन कौन सी सभ्यता कहा जाता था। फिर हमने इसके बारे में सामान्य जानकारी देखी, इसके प्रमुख स्थलों को नक्शे में देखा, फिर हमने इसके विस्तार को देखा, इसकी तिथि को देखा कि कौन सा विद्वान इसकी तिथि को क्या मानता है और इसमें जो सबसे मान्य विधि मानी जाती है वो रेडियो कार्बन वाली मानी जाती है, सर्वमान्य 2500 से 1750 ईस्वी। उसके बाद हमने इसका विस्तार देखा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के इसके स्थल देखे थे, आलमगीरपुर, सुत कांगेडोर, मांडा और दाइमाबाद, जिसकी बाद में भी डिटेल पढ़ी हमने। फिर हमने ये पढ़ा जिस पर पेपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि प्रमुख नगर कौन कौन से थे और उनका उत्खनन किसने किया और उनकी स्थिति वर्तमान में कहां है, जिस पर पेपर में खूब क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद हमने इसके जो नगर थे उनकी डिटेल पढ़ी एक एक करके कि हड़प्पा नगर कैसा था और हड़प्पा में क्या क्या अवशेष मिले। हमने ये देखा कि हड़प्पा में क्या क्या अवशेष मिले। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने जो नगर पढ़ा मोहनजोदड़ो के अवशेषों के बारे में जानकारी ली हमने कि मोहनजोदड़ो में क्या क्या अवशेष मिले और यह भी पढ़ा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया इतिहासकार पिगट ने। फिर अगला जो महत्वपूर्ण नगर था वो था चौंदड़ो की जानकारी ली, इसके अवशेष देखे हमने। उसके बाद कालीबंगा जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है उसके बारे में हमने विस्तृत विवरण देखा। हमने देखा कि यहाँ कौन कौन से चीजों के प्रमाण मिले हैं और क्या क्या विशेष वस्तुएं मिली हैं। ये भी यहाँ से पता चला कि ये लोग हैं वो किसमें, जादू टोने में विश्वास करते थे, क्योंकि यहाँ ताबीज के और भूकंप के साक्ष्य मिले। उसके बाद हमने लोथल के बारे में जानकारी मिली और उसके बाद हमने धोलावीरा के बारे में देखा जो कि भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशाल क्षेत्र कहा जाता है। भाई धोलावीरा में ही हमने ये पढ़ा कि स्टेडियम के सर्वाधिक बड़े अवशेष मिले हैं और फिर हमने छोटे मोटे स्थल देखे इनके, जिसमें से बनवाड़ी था, रंगपुर था, कोट दीजी था, रोपड़ था और मांडा था और आलमगीरपुर और सुत कांगेडर और दाइमाबाद थे। ये स्थल हमने देखे सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल जिस पर पेपर में क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद इन स्थलों के बाद हमने नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात पढ़ी वो थी नगर नियोजन सिंधु सभ्यता के समय में। ये पढ़ा जो महत्वपूर्ण बात थी वो देखी हमने और उसके बाद इससे अन्य तथ्य पढ़े जिसमें हमने सामाजिक जीवन पढ़ा, खान पान पढ़ा, पहनावा पढ़ा, मनोरंजन के साधन क्या क्या थे ये देखे, अंतिम संस्कार कैसे करते थे सिंधु सभ्यता के लोग ये हमने देखा, राजनीतिक जीवन कैसा था, प्रशासन कैसे चलाते थे वो, आर्थिक जीवन कैसा था, व्यवसाय क्या करते थे वो, और इसके साथ साथ हमने पशुपालन और वहां प्रचलित मोहरे के बारे में भी जाना और उनकी लिपि क्या थी, किस तरह से वो लिखते थे उसके बारे में देखा हमने। और फिर हमने देखा उनका धार्मिक जीवन कैसा था
और फिर हमने देखा कि वो उनका व्यापार किस किस क्षेत्र से होता था और वे क्या क्या वस्तुएं मंगाते थे, और अंत में हमने इनके पतन के कारण जानने की कोशिश की। तो इस तरह से हमने सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तृत और बड़े डिटेल वाइज, स्लाइड वाइज हमने विवरण पढ़ा। हर पेपर में आपको ये अत्यंत आपके लिए उपयोगी साबित होगा। ये वाला जो हमारा टॉपिक है, आप इस टॉपिक को अच्छे से समझें, इसको नोट करें। फिर एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हम पुनः इसी ऐप पर आपको मिलेंगे जिसका नाम है ई पे लर्निंग ऐप। तब तक आप इस ऐप को निरंतर देखते रहें और ये जो भारतीय इतिहास के जो प्रमुख टॉपिक है इनका उपयोग अपने अध्ययन में करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।